जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे। हम लोग का यूनिट 1 है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास के साहित्य के बारे में जानेंगे। इसके लेखन की परंपरा के बारे में भी चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 से 1930 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 से 1930 तक। वह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित और क्रमबद्ध इतिहास है। उससे पहले कवियों और उनकी कृतियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने वाले अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, जिन्हें शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी द्वारा साहित्य इतिहास लेखन की नवीन वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार हो जाने के बाद अनेक विद्वानों ने उस दिशा में कदम बढ़ाए, जिससे थोड़ा समय में हिंदी साहित्य के अनेक इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत हो गए। शुक्ल जी के ग्रंथ को आधार बनाकर उन सभी ग्रंथों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है शुक्ल पूर्व युग में लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ, और दूसरा है शुक्रत युग शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा है शुक्लोत्तर युग में लिखे गए साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ। हम लोग शुक्ल पूर्व युग में लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, आचार्य शुक्ल से पूर्व अनेक लोग ने कवियों और उनकी कृतियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ लिखे थे। उनमें 4 बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला है गासत तासिका इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। दूसरा है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। तीसरा है डॉक्टर ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और चौथा हमारा है मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। शुक्ल जी ने प्रथम ग्रंथ के अलावा शेष तीनों का उल्लेख अपने ग्रंथ के वक्तव्य में किया है। तासिक के इस्तवार इतिहास का पहला संस्करण 2 खंडों प्रकाशित हुआ था। पहला खंड था 1839 ईस्वी में और दूसरा था 1847 ईस्वी में निकला था। पहले खंड में हिंदी उर्दू के कुल मिलाकर के 738 कवियों का परिचय दिया गया था, जबकि दूसरे खंड में उन कवियों की रचनाओं को चुने हुए अंशों के फ्रांसीसी अनुवाद छपे थे। उर्दू के अध्यापक होने के नाते तासी ने अपनी पुस्तक में उर्दू के कवियों को अधिक स्थान एवं महत्व दिया था तथा हिंदी के कवियों को कम। 738 कवियों लेखकों में हिंदी के लेखकों की संख्या मात्र 72 थी। ग्रंथ का दूसरा संशोधित परिवर्धित संस्करण 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ और उसमें कवियों लेखकों की संख्या बढ़कर के 3224 हो गई। पहले संस्करण के दूसरे खंड में जो सामग्री थी उसका अधिकांश दूसरे संस्करण में संबंधित कवियों के विवरणों के पश्चात संलग्न कर दिया गया, शेष सामग्री छोड़ दी गई। उक्त ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण बहुत दिनों तक हिंदी भाषियों तथा हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के लिए अज्ञात था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 ईस्वी में उसके कुछ अंश को हिंदी भाषियों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने उक्त ग्रंथ में आए हुए हिंदी के कवियों लेखकों से संबंधित विवरणों का हिंदी अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर वार्ष्णेय द्वारा अनुदित ग्रंथ में 358 कवियों लेखकों का विवरण है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने बड़े परिश्रम से अनुसंधान और विश्लेषण करके दिखाया है कि वार्ष्णेय द्वारा चुने गए 358 कवियों में 47 अन्य भाषाओं संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू के हैं और 14 तासी की मिथ्या सृष्टि है। 77 विशुद्ध साहित्य को छोड़ विविध वाङ्मय पाठ्य ग्रंथ, धार्मिक, खंडन मंडन, ज्योतिष और वैदिक ग्रंथों के लेखक, साधारण अनुवादक, पत्र संपादक एवं प्रकाशक हैं।
शुद्ध साहित्य के रचने वाले 220 हैं, जिसमें 160 प्रसिद्ध साहित्यकार और 60 नगण्य कोटि के हैं। अधिकांश विद्वान इस्तवार ला लिटरेचर को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। तासी ने स्वयं उसे इतिहास इस्तवार की संज्ञा दी है। डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार वह हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त इस बात से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार तासी की रचना स्वयं इतिहास नहीं है, यद्यपि उन्होंने अपने ग्रंथ को अत्यंत महत्वाकांक्षापूर्ण इतिहास शब्द से अभिहित किया है। तासी की रचना काल क्रमानुसार न होकर लेखकों के नामों के वर्णानुक्रम से है और इतिहास के लिए काल क्रमानुसारित पहली शर्त है। वर्णानुक्रम का अनुसरण ग्रंथ को कवि कोश बना देता है और इतिहास के पद से उसे वंचित कर देता है। हमारे विचार से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का कथन पूर्णतः सत्य है। तासी के ग्रंथ को इतिहास इस्तावर न कहकर डॉक्टर गुप्त के शब्दों में कवि कोश कहना अधिक समीचीन होगा। शिव सिंह का सरोज सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था और ग्रंथ के पूर्वार्ध में 838 कवियों की लगभग 2000 चुनी हुई रचनाएं संकलित की गई हैं और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन व्रत प्रस्तुत किया गया है। काव्य संग्रह और जीवन व्रत दोनों में कवियों को आकारादि क्रम से स्थान दिया गया है। मिश्र बंधु विनोद को छोड़ हिंदी के किसी कवि व्रत संग्रह में एक स्थान पर इतने कवियों का परिचय देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर में सरोज की सामग्री का भरपूर उपयोग किया था। इसके बावजूद शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कवियों को काल क्रमानुसार न रखकर वर्ण क्रमानुसार रखा गया है और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ था। उससे लगभग एक साल पहले वह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के प्रथम भाग में छप चुका था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ की अधिकांश सामग्री शिव सिंह के सरोज से ग्रहण की, किंतु कवियों का परिचय प्रस्तुत करने में उन्होंने वर्ण क्रम के स्थान पर काल क्रम को महत्व दिया। इसी से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने ग्रियर्सन के उक्त ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा है। इसी नाम से उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद भी किया है, जो सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मात्र 2 वर्ष बाद 1960 ईस्वी में उसका दूसरा संस्करण भी छपा था। ग्रियर्सन ने ग्रंथ की संपूर्ण सामग्री के 12 अध्यायों में विभक्त किया था। ग्रियर्सन ने अपनी संपूर्ण सामग्री का ग्रंथ था उसको 12 भागों में उसको विभाजित किया था। 12 अध्याय जो थे उसको विभक्त किया था। 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में 2 अथवा 2 से अधिक उपभाग बनाए गए थे। विद्वानों के अनुसार ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल को न मानकर ग्रियर्सन को ही मानते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर में निम्नलिखित विशेषताओं का निर्देश किया है। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है, मतलब जो कवि जिस काल का है उसके क्रमानुसार दिया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल विभाग किए गए हैं। विनोद में बहुत कुछ इन्हीं कालों को स्वीकार कर लिया गया है। आगे चलकर शुक्ल जी को काल को पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई थी। थर्ड है, प्रत्येक काल की ही नहीं किंतु कुछ कालों की समान प्रवृत्तियां भी दी गई। यद्यपि यह विवरण संक्षिप्त हैं, प्रवृत्ति निरूपण का पूर्ण विस्तार आगे चलकर शुक्ल जी के इतिहास में देखने में आया था। फोर्थ है हमारा, प्रत्येक कवि को एक संख्या दी गई है। बड़ी आसानी से उस कवि को उक्त संख्या पर देखा जा सकता है। विनोद में इसी पद्धति को अपनाया गया है। और फिफ्थ है हमारा, कवियों के विवरण यद्यपि अत्यंत संक्षिप्त है पर निम्नांकित 18 कवियों का विवरण पर्याप्त विस्तार से
दिया गया है। पहला है चंद्रवरदाई, सेकंड है जगनीक, थर्ड है सारंगधर, फोर्थ है कबीरदास, फिफ्थ है विद्यापति, सिक्स्थ है मलिक मोहम्मद जायसी, सेवन्थ है वल्लभाचार्य, 8 है विट्ठलनाथ, 9 है सूरदास, 10 है नाभादास, 11 है बीरबल, 12 है तुलसीदास, 13 है बिहारी लाल, 14 है सरदार, 15 है हरिश्चंद्र, 16 है लल्लूलाल, 17 है कृष्णानंद व्यास, 18 है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनमें से जायसी और तुलसी पर तो अलग अलग अध्याय हैं ही, संभवतः इन्हीं विशिष्ट अध्यायों ने आचार्य शुक्ल का विशेष ध्यान इन कवियों की ओर आकृष्ट किया। मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का विनोद 4 खंडों में उपलब्ध है। उसके 3 खंड 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो गए थे। अंतिम चौथा खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सभी खंडों में कुल मिलाकर अंतिम चौथा खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सभी खंडों में कुल मिलाकर 4591 कवियों लेखकों का विवरण है। ग्रंथ की संपूर्ण सामग्री को कालक्रम से 5 वर्गों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया था। जो हम लोग का प्रारंभिक काल था वो संवत 700 से 1414 विक्रम संवत तक था, और जो माध्यमिक काल था वो संवत 1445 से 1680 विक्रम संवत तक था, और अलंकृत काल जो था जो संवत 1681 से 1889 विक्रम तक था, और परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 विक्रम तक, और वर्तमान काल जो चल रहा है वो संवत 1962 से विक्रम संवत तक जो अभी तक है। डॉक्टर ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर यदि अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, तो मिश्र बंधुओं का विनोद हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। जिस प्रकार ग्रियर्सन ने शिव सिंह सरोज की अधिकांश सामग्री का उपयोग किया था, उसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद की सामग्री को अपने इतिहास ग्रंथ में ग्रहण किया। इसके बावजूद शुक्ल जी ने उसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार सारी रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं कि शुक्ल जी ने उपयुक्त ग्रंथों शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिश्र बंधु विनोद को कवि व्रत संग्रह कहकर उनका बहुत सही परिचय दिया है। हिंदी साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथों की श्रृंखला में मिश्र बंधु विनोद के स्थान एवं महत्व को समझने के लिए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ कि मिश्र बंधु विनोद हिंदी में किसी भारतीय एवं भाषी द्वारा हिंदी भाषियों के लिए लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास है। समग्रता विचार करने पर यह हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास है। अपनी विशालता के कारण यद्यपि भूलों से भी यह भरा पूरा है, पर अभी तक इतने अधिक कवियों का समावेश करने वाला हिंदी का कोई इतिहास नहीं लिखा गया। भले ही आचार्य शुक्ल उसको बड़ी भारी कविव्रत संग्रह, प्रकांड कविव्रत संग्रह एवं मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता मात्र कहें, पर इससे निसंदेह रूप से वो लाभान्वित भी हुए हैं। रीतिकाल के संबंध में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हमारी हेडिंग है आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य में आचार्य रामदास शुक्ल की गणना निबंधकार, समालोचक और साहित्य इतिहास लेखक के रूप में की जाती है। निबंधकार और समालोचक के रूप में उन्हें जितनी ख्याति मिली उससे कम साहित्य इतिहास लेखक के रूप में नहीं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम 1929-1930 में प्रकाशित हुआ। उससे पहले कवियों का जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं का परिचय आत्मक विवरण प्रस्तुत करने वाले अनेक ग्रंथ छप चुके थे।
जिनका उल्लेख स्वयं आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में किया और यहाँ भी उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। जिस सामग्री के आधार पर शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ तैयार किया वह लगभग पूरी की पूरी मिश्र बंधुओं के सामने थी और उन्होंने अपने विनोद में उसका पूरा उपयोग भी किया था। इसके बावजूद वह कवि व्रत संग्रह मात्र होकर रह गया, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बन सका। कारण यह है कि शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्ष की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। उस कठिन कार्य को शुक्ल जी ने अपने ऊपर लिया और वर्षों की अनवरत साधना के बाद उसे पूरा किया। जैसे जैसे नई नई खोजें होती रहीं, नई नई सामग्री प्रकाश में आती रही, नए नए विचार और चिंतन उपजते रहे, वैसे वैसे शुक्ल जी की स्थापनाएं पुरानी पड़ती गईं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ शुक्ल जी की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हुआ। उससे पहले लगभग 10 साल तक हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एकमात्र वही साहित्य इतिहास ग्रंथ था और आज भी तब जब उसकी तमाम स्थापनाएं पुरानी पड़ गई हैं और उस विषय पर दर्जनों अच्छे ग्रंथ छप चुके हैं, वह अपने ढंग का सर्वोत्तम और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है। शुक्ल जी साहित्य को समाज का दर्पण मानते थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में आदि से अंत तक शिक्षित जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा का साथ उनका सामंजस्य दिखाया और उसी को साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन बताया। साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों, कवि की निजी रुचि और प्रतिभा तथा साहित्यिक सांस्कृतिक परंपराओं से अभिज्ञ होते हुए उन पर अधिक ध्यान न दे सके। शिक्षित जनता की चित्त वृत्तियों पर विशेष दृष्टि रखने के कारण उनके द्वारा निम्न वर्ग की जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर दी गई। इन सब कारणों से उनका दृष्टिकोण कुछ हद तक एकांगी रह गया और उनकी स्थापनाएं त्रुटिपूर्ण हो गई। प्रवृत्तियों ने उसमें अनेक संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन किए। इसके बावजूद हिंदी साहित्य की प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने जिन निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना की थी, वे अभी तक चली आ रही है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण है। उनके वक्तव्य से पता चलता है कि उस समय एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी जिसमें हिंदी की दीर्घकालीन विपुल साहित्य राशि को कालक्रम से विभक्त किया गया हो। शुक्ल जी ने दोनों के लिए तर्क संगत आधार ढूंढा और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया या बांटा। आदि काल हमारा वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम तक चला। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक चला। उत्तर मध्यकाल रीति काल संवत हमारा 1700 से 1900 तक विक्रम संवत तक रहा और आधुनिक काल यानी कि गद्य काल हमारा 1900 से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक रहा। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने अंतिम संशोधित परिवर्धित रूप पे लेखक के सामने 1940 में प्रकाशित हुआ। उस समय तक छायावादी काव्य आंदोलन समाप्त प्राय था। इसलिए उसमें वहीं तक का विवरण प्राप्त होता है। पहले लेखक की इच्छा उसे वहाँ तक भी न ले जाने की थी, क्योंकि वर्तमान लेखकों कवियों के संबंध में कुछ लिखना उसे अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर बाद में उसने डरते डरते जोखिम उठाया और सचमुच अपने सर पर एक बला को मोल ले ली। आधुनिक हिंदी साहित्य खास करके छायावाद कवि के काव्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यताओं को लेकर उनके परिवर्तियों में बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हो। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन वे सभी आरोप उचित नहीं हैं। आरोप लगाने वालों ने कहीं कहीं फालतू उमंग का परिचय दिया है।
छायावाद के बारे में शुक्ल जी की जिन स्थापनाओं का बहुत अधिक विरोध हुआ वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट है छायावादी कविता अंग्रेजी की स्वच्छंदतावादी और बंगला की रहस्यवादी कविताओं की नकल है। सेकंड है छायावाद शब्द यूरोप के फैंटास्मेंटा से आया है। पहले वह बंगला में प्रचलित हुआ, तदंतर हिंदी में आ गया। थर्ड है हिंदी में छायावाद के प्रवर्तक मैथिली षडगुप्त और मुकुटधर पांडे हैं। फोर्थ है छायावाद कवियों की अनुभूतियों वास्तविक न होकर काल्पनिक है। शुक्ल जी की छायावाद विषयक उपयुक्त स्थापनाओं के विरोध में जो मान्यताएं स्वीकृत हुई वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट है छायावाद कवि पर अंग्रेजी की रोमांटिक और बंगला की रहस्यवादी कविताओं का प्रभाव अवश्य पड़ा है, पर वह उनकी नकल नहीं है। सेकंड है छायावाद नाम का कोई वाद बंगला में कभी नहीं रहा, वह हिंदी की तत्कालीन नई काव्यधारा का मजाक उड़ाने के लिए उससे नाम दिया था, जो बाद में प्रसिद्धि के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। थर्ड है हिंदी में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। उनकी इंदु में प्रकाशित कुछ कविताओं और कानन कुसुम नामक काव्य संग्रह में छायावाद का उस ढूंढा जा सकता है। फोर्थ है छायावादी कवियों की अनुभूतियाँ काल्पनिक न होकर वास्तविक हैं। अब दोनों की तुलना करें। छायावादी कवियों की अनुभूतियों की काल्पनिक कहना शुक्ल जी की भूल थी, लेकिन उन पर अंग्रेजी और बंगला का गहरा प्रभाव देखकर आरंभ में यदि वे उन्हें उनकी नकल मान बैठे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। छायावाद का उत्स ढूंढने में शुक्ल जी ने कुछ कल्पना से काम जरूर लिया, लेकिन प्राचीन भारतीय साहित्य में उसका उद्गम स्रोत खोज निकालने में जो कसरत प्रसाद जी ने की वह भी कम हास्यास्पद नहीं है। उपयुक्त विवेचन को ध्यान में रखकर विचार करने से साहित्य इतिहास लेखक के रूप में आचार्य शुक्ल की उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है उन्होंने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को निश्चित और स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करके अपने ग्रंथ को तदनुरूप डालने का प्रयास किया था। सेकंड है हिंदी की दीर्घकालीन विपुल साहित्य राशि को कालक्रम से वर्गित करके प्रत्येक कालखंड का एक पूर्व निश्चित पद्धति के अनुसार नामकरण किया। थर्ड है प्रत्येक कालखंड के आरंभ में उन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का सिलसिलेवार ब्यौरा प्रस्तुत किया जिनके परिणामस्वरूप उस युग का साहित्य निर्मित हुआ था। फोर्थ है प्रत्येक कालखंड के भीतर आने वाले कवियों और काव्य धाराओं की संक्षिप्त सारगर्भित और वैज्ञानिक समीक्षा की। इसी प्रकार उनकी कुछ सीमाएं भी हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट है उनके द्वारा दी गई साहित्य इतिहास की परिभाषा और उनके द्वारा अपनाई गई साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति अधूरी रह गई। सेकंड है साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण तत्व उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। थर्ड है उनके समीक्षात्मक टिप्पणियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान अवश्य हैं, पर साथ ही उनके समालोचक ने इतिहासकार को दबा दिया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। फोर्थ है गद्य की विविध विधाओं का विकास दिखाने में वे न्याय नहीं कर सके, जिससे कुछ महान रचनाकारों को जितना महत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और फिफ्थ हैं अपने समय के नए काव्य आंदोलनों के प्रति वे पर्याप्त उदारता और सहिष्णुता दिखाने से वंचित रह गए। इसके बावजूद उनका इतिहास ग्रंथ साहित्य इतिहास के अध्येताओं के लिए अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शुक्लोत्तर युग में लिखे गए साहित्य इतिहास विषयक ग्रंथ। आचार्य शुक्ल द्वारा साहित्य इतिहास लेखन के नवीन पद्धति का आविष्कार हो जाने के बाद उनके समय में ही अनेक विद्वानों ने उसी दिशा में अपने अपने प्रयास आरंभ किए, जिनमें श्री सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल और श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास और डॉक्टर दास का हिंदी भाषा और साहित्य आचार्य शुक्ल के ग्रंथ के लगभग साथ ही निकले हैं। डॉक्टर दास का ग्रंथ बड़ी सज धज से इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। कालांतर में उसके 2 खंड हो गए थे। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य अलग अलग खंडों में प्रकाशित हुए। संप्रति दोनों ग्रंथ भाषा और साहित्य के विकास का अध्ययन करने की दृष्टि से उपयोगी माने जाते हैं। रसाल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास और हरिऔध का हिंदी भाषा और साहित्य का विकास दोनों लगभग 1 साल बाद निकले। रसाल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास उस समय तक छपे इतिहास ग्रंथों में सबसे भारी भरकम था। उक्त सभी विद्वानों ने
कमोवेश शुक्ल जी द्वारा आविष्कृत पद्धति का ही अनुसरण किया है। उनमें कोई मौलिकता नहीं है। यही कारण है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के सम्मुख वे टिक नहीं सके। आजकल उनका मात्र ऐतिहासिक महत्व रह गया है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित होने के 1 दशक बाद तक कोई दूसरा मौलिक ग्रंथ सामने नहीं आया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी के प्रकाश में आने के बाद शुक्ल जी की स्थापनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। भूमिका यद्यपि हिंदी साहित्य का समय इतिहास नहीं है, तथापि उसमें साहित्य के इतिहास पर नए ढंग से विचार करने के लिए कुछ गंभीर सुझाव दिए गए। द्विवेदी जी का मुख्य आग्रह यह है कि हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से विच्छिन्न करके न देखा जाए। भूमिका को अतिरिक्त उन्होंने साहित्य इतिहास विषयक 2 ग्रंथ और लिखे हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। पहले ग्रंथ में उनके द्वारा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में दिए गए भाषण 1951 ईस्वी में संकलित है और दूसरा ग्रंथ 1955 ईस्वी मुख्य रूप से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है। आदिकाल में आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की ओर संकेत करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है, त्रुटियां इसमें भी हैं। संग्रह की परंपरा इसमें समाप्त नहीं हुई है और साहित्य को मानव समाज की सामूहिक जनता के अभिव्यक्ति के रूप में न देखकर केवल शिक्षित समझी जाने वाली जनता की प्रवृत्तियों के विवर्तन के निर्देशक के रूप में देखा गया है। जैसा कि इस टिप्पणी से ध्वनित तो होता है, द्विवेदी जी साहित्य को मानव समाज की सामूहिक जनता की अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहते थे। उसी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने साहित्य के विकास प्रक्रिया में अनेक नवीन तथ्यों की ओर संकेत किया। आश्चर्य है कि उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में जिस नवीन दिशा और दृष्टि की ओर इशारा किया था, उसके अनुरूप वे स्वयं हिंदी साहित्य का कोई विस्तृत और सर्वांगपूर्ण इतिहास ग्रंथ नहीं प्रस्तुत कर सके। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के रूप में उन्होंने एक संक्षिप्त एवं सुबोध इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास अवश्य किया, किंतु वह भी छात्रों की दृष्टि में रख कर लिखे जाने के कारण साहित्य के गंभीर अध्ययन और मनन में अधिक उपयोगी नहीं रह गया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में आदिकाल के संबंध में दिए गए उनके भाषण निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग कालखंडों पर लिखे गए इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में हिंदी साहित्य का आदिकाल को एक श्रेष्ठ रचना माना जा सकता है। जो भी हो, साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी के पश्चात यदि किसी ने कोई नवीन उद्भावना की तो वे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी के बाद भी इस दिशा में प्रयास होते रहे। संपूर्ण हिंदी साहित्य पर पुस्तकें लिखी गईं और उसके किसी कालखंड अथवा काव्य धारा पर पुस्तकों का प्रणयन हुआ। व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थागत हर तरह के प्रयास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में देखने को मिलते हैं। सामूहिक प्रयासों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य और डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ 2 जिल्दों में है। पहली जिल्द में हिंदी भाषा के विकास पर किंचित विस्तार से प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक यद्यपि एक ही जिल्द में है, तथापि उसका आकार पूर्ववर्ती सभी इतिहास ग्रंथों से बड़ा है। डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र दोनों ने आचार्य शुक्ल द्वारा आविष्कृत पद्धति का अनुसरण किया है, किंतु नवीन सामग्री के समावेश और विवेचन की नवीनता के कारण उनके द्वारा संपादित ग्रंथों का अपना स्वतंत्र महत्व है। इस उच्च कक्ष के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक विशेष लोकप्रिय है। संस्थागत प्रयत्नों में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास उल्लेखनीय है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के ढंग पर तैयार किया गया है। यह इतिहास ग्रंथ कुल 16 खंडों में छपा है। सभी खंडों के पूर्ण होने में जितना समय लगा, विद्वानों की टीम ने उसकी तैयारी में जितना श्रम किया और उस पर जितना धन व्यय किया गया, उस अनुपात में ग्रंथ उपयोगी और महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी अवश्य थी, लेकिन उससे समुचित परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने बृहद इतिहास के 6ठे खंड का विस्तृत परीक्षण करके उसमें अनेक त्रुटियों का निर्देश किया है। अन्य खंडों का भी परीक्षण करने पर इस तरह की
संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। काल विभाजन और नामकरण में बृहत इतिहास के संपादकों लेखकों ने शुक्ल जी की पद्धति को स्वीकार किया है। ग्रंथ के दूसरे और 16वें खंड का स्वतंत्र महत्व है। दूसरे खंड में हिंदी भाषा का विकास दिखाया गया और 16वें खंड में हिंदी के विभिन्न बोलियों में लिखे गए लोक साहित्य का विवेचन है। उपरोक्त 3 ग्रंथों के अलावा आलोच्य विषय से संबंधित जो अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब तक इसके अनेक संस्करण छप चुके थे। इसमें केवल आदिकाल और भक्तिकाल का विवेचन किया गया था। लेखक ने दूसरे खंड में रीतिकाल और आधुनिक काल का इतिहास प्रस्तुत करने का संकल्प लिया था, किंतु उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी थी और ग्रंथ अधूरा ही रह गया। इसमें हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 750 विक्रम संवत से माना गया है। आदिकाल का नाम चारण काल रखा गया है और उससे पहले के युग को संधि काल कहा गया है। संधि काल के भीतर अपभ्रंश में लिखे गए साहित्य का समावेश है। शेष बातें शुक्ल जी के ग्रंथ के समान है। प्रभु सामग्री और विवेचनात्मक शैली के कारण साहित्य के विद्यार्थियों में यह ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय हुआ है। हिंदी साहित्य का अतीत। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया यह बृहत ग्रंथ 2 खंडों में उपलब्ध है। पहले खंड में वीरगाथा काल और भक्ति काल का निवेदन है और दूसरा खंड रीति काल को समर्पित किया गया। दूसरे खंड का विस्तार पहले खंड से लगभग 2 गुना है। लेखक ने रीति काल का नाम श्रृंगार काल रखा है और उसके 3 उपभाग किए हैं। इन दोनों बातों के संकेत आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में विद्यमान थे। शेष बातों में भी लेखक ने अपने गुरु आचार्य शुक्ल का अनुसरण किया है। रीतिकालीन साहित्य के अन्वेषण और अध्ययन अनुशीलन में जितना यश और श्रेय आचार्य मिश्र ने प्राप्त किया उतना हिंदी के किसी अन्य विद्वान ने नहीं। हिंदी साहित्य का अतीत का दूसरा विभाग उनकी दीर्घकालीन साहित्य साधना का सुफल है। हिंदी का सामायिक साहित्य नाम से उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी प्रस्तुत किया, लेकिन उसे उतनी स्वीकृति नहीं मिल पाई जिन तीनों पुस्तकों को मिला देने पर संपूर्ण इस हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास बन जाता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का लिखा हुआ यह ग्रंथ अत्यंत चर्चित हुआ। इसमें आचार्य शुक्ल की पद्धति की तीखी आलोचना की गई है और हिंदी साहित्य का परिचय विभिन्न धाराओं के रूप में कराया गया है। इस पद्धति का संकेत डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बहुत पहले हिंदी भाषा और साहित्य में कर दिया था। ग्रंथ का नाम यद्यपि वैज्ञानिक इतिहास रखा गया है तथा उसमें कोई विशेष वैज्ञानिकता दृष्टिगोचर नहीं होती। विद्वानों और साहित्य के अध्येताओं में इस ग्रंथ का अधिक समादार नहीं हुआ है। किसी विशेष कालखंड अथवा किसी काव्यधारा पर अनेक उच्च स्तरीय ग्रंथों का प्रणयन हो चुका है, जिनमें कुछ प्रमुख ग्रंथों का विवरण निम्नलिखित है। सिद्ध साहित्य। डॉक्टर धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य का उद्भव काल। डॉक्टर वासुदेव सिंह। नाथ संप्रदाय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। डॉक्टर पीताम्बर दत्त। बड़थवाल। उत्तरी भारत की संत परंपरा। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। सूफी मत साधना और साहित्य। श्री रामपूजन तिवारी। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य। डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। जायसी का परवर्ती हिंदी सूफी काव्य। डॉक्टर सल्ला शुक्ल। अष्टछाप परिचय। श्री प्रभुदयाल मित्तल। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। डॉक्टर दीन दयालु गुप्त। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। ये राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य मध्ययुगीन हिंदी कृष्ण भक्ति धारा है। डॉक्टर किसका है? विजेंद्र स्नातक जी का। और चैतन्य संप्रदाय डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव का। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह। राम भक्ति में मधुरोपासना डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। रीति युगीन काव्य डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। आधुनिक काव्यधारा डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल। आधुनिक के हिंदी साहित्य 1850 से 1900 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1857 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1900-1925 ईस्वी डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। आधुनिक साहित्य का इतिहास 1926 से 1950 ईस्वी डॉक्टर भोलेनाथ। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह। प्रयोगवादी काव्यधार
धारा तत्वों का नई कविता डॉक्टर रामशंकर तिवारी, नई कविता स्वरूप और समस्याएं डॉक्टर जगदीश गुप्त, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, नई कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह थे और नई कविता के प्रतिमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। गद्य की विविध विधाओं के उदय और विकास पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, जिनमें कुछ प्रमुख ग्रंथों के विवरण इस प्रकार हैं। हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास डॉक्टर सोमनाथ गुप्त, हिंदी नाट्य साहित्य श्री ब्रजरतन दास, हिंदी नाटकों का विकास श्री शिवनाथ M.A., हिंदी नाटक उद्भव और विकास डॉक्टर दशरथ ओझा, भारतेंदु कालीन नाटक साहित्य डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी, आधुनिक हिंदी नाटक डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, हिंदी एकांकी डॉक्टर सत्येंद्र, हिंदी एकांकी उद्भव और विकास डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र, हिंदी उपन्यास डॉक्टर शिवनारायण लाल, हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन डॉक्टर गणेशन, हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास डॉक्टर सुरेश सिन्हा, हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, हिंदी कहानियों की शिल्प डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बुधुरा, हिंदी कहानी उद्भव और विकास डॉक्टर सुरेश सिन्हा, हिंदी साहित्य में निबंध श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, हिंदी में निबंध साहित्य श्री जनार्दन स्वरूप अग्रवाल, हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, हिंदी आलोचना का इतिहास डॉक्टर रामदर्श मिश्र, आधुनिक हिंदी साहित्य में समालोचना का विकास डॉक्टर वेंकट शर्मा, संपूर्ण गद्य साहित्य का संक्षिप्त किंतु सारगर्भित परिचय देने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का विवरण निम्नलिखित हैं। हिंदी गद्य शैली का विकास डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, हिंदी गद्य मीमांसा श्री रामकांत त्रिपाठी, हिंदी गद्य गाथा श्री सद्गुरु शरण अवस्थी, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अंतिम ग्रंथ का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण हाल ही में विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से निकला है। इसमें गद्य की सभी प्रमुख विधाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उच्च कक्षा के विद्यार्थियों और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। हिंदी में उत्तरोत्तर नवीन साहित्य का सर्जन हो रहा है। बदलते हुई परिस्थितियों में प्राचीन साहित्य का पुनः मूल्यांकन करने के प्रयास हो रहे हैं। इस स्थिति में इतिहास लेखन की दिशा में जितने प्रयास हुए हैं वे अपर्याप्त हैं। नवीन खोजों के संदर्भ में नए इतिहास ग्रंथों की आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।